आपने गौर किया होगा, देश में 13 लाख से ज्यादा दवा दुकानदारों ने हड़ताल कर दी है। उनके सामने जीवन मरण का संकट आ चुका है। ऑनलाइन फार्मेसी ने उनके कारोबार को तबाह और बर्बाद कर दिया है। छोटे दवा दुकानदारों में 50% बंद होने के कगार पर है। यह सिर्फ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई नहीं है। बड़ा मुद्दा है दवा कारोबार पर कॉरपोरेट नियंत्रण का। बड़ा मुद्दा है देश में 13 लाख छोटे मेडिकल स्टोरों के भविष्य का। आपको सोचना है, आज आपको तय करना होगा, आप किसके साथ हैं, छोटे दवा दुकानदारों के साथ या टाटा और अंबानी समूह की ऑनलाइन फार्मेसी के साथ। आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो देश भर के करीब 13 लाख दवा दुकानदार आज हड़ताल पर हैं। दरअसल ऑनलाइन फार्मेसी के आने से उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उनकी मांग है कि सरकार ऑनलाइन फार्मेसी पर लगाम लगाए। सवाल है, दूसरों को दवा देने वाले दवा दुकानदार आज दर्द में हैं। उन्हें कौन देगा दर्द की दवा? और ये भी कि आखिर इस ऑनलाइन दर्द की दवा है क्या? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर में दवा दुकानों की हड़ताल है। बागमारा में ज्यादातर छोटी बड़ी दुकानें बंद नजर आई, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी हुई है। दुकान बंद है तो आदमी कैसे दवा लेंगे? जो आदमी बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए दवा चाहिए ना। स्ट्राइक है, ऑनलाइन में कम दाम में दे रहे हैं। ऑनलाइन बिक्री होने के कारण हम लोगों को बहुत क्षति हो रहा है। इस कारण पूरा भारत में बंदी किया जा रहा है। दवाई दुकान में 1 दिवसीय बंदी है, तो मतलब घर बैठे ही आदमी अपना ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं और सारे डिस्काउंट देके मंगा। दिन भर तपस्या करते हैं, खोल के बैठे हुए रहते हैं, धूप बरसात सब समय सब बैठे रहते हैं। चाईबासा में दवा दुकानों की संस्था जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक नहीं लगाती और दवाओं पर भारी डिस्काउंट जारी रहता है तो उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं होगा। पटना के सबसे बड़े दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में दुकानदारों ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि फर्जी पुर्जा बनाकर लोग वहां से नशीली दवाइयां ला रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला या देखने वाला नहीं है। क्या आखिर एक मिनट रुकिए, आ रहे हैं। आप आगे मामला फंसा, मामला कहाँ फंसा? मामला कहाँ फंसा? देखिए, हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे ऑनलाइन जो दवा बिकती है इसका हम लोग यूज किए हैं। कोरोना काल में सरकार ने बनाया था सिस्टम, आपातकालीन व्यवस्था, उसका विरोध किए हैं। 817220 अध्यादेश है जो सरकार लाई थी, उसका विरोध किया गया है। ज्यादा विरोध हम लोग का मेन विरोध है ऑनलाइन सिस्टम का विरोध है। इसी के अंदर में पूरे ऑल इंडिया में आज बंदी है। पूरे ऑनलाइन सिस्टम में क्या लग रहा है आपको कि नियम कानून का उल्लंघन है? बिल्कुल है, आप बताइए क्या लग रहा है? नियम का उल्लंघन है? 100% उल्लंघन है। फेक बिल पुर्जा पर डॉक्टर के फेक अगर पुर्जा बना के अगर ऑनलाइन भेज दिया जाता है तो उस पर आपको प्रिस्क्रिप्शन पर दवा आ जाता है, फेक प्रिस्क्रिप्शन पर। उसमें त्रुटि ये है कि आप नशीली दवा भी मंगवा सकते हैं, कोई भी दवा आराम से चला आता है कोरियर के थ्रू। लेकिन हमारे यहाँ फार्मासिस्ट है दुकान में, वो डॉक्टर के पुर्जा के पढ़ के समझ के अपना दवा देते हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जो हम लोग को ये जो हम लोग का जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए, और नहीं तो उसको जो कॉर्पोरेट घराना के लोग हैं, रिलायंस, टाटा, तो एक रूपता लाए मार्जिन में। वहीं राज्य में दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन मिलने वाली दवाई नकली होती है। इसके अलावा ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से युवा नशे की जद में आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन बिक्री शुरू होने से उनके व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है और अब तक 50% दुकानें बंद होने की कगार पर है। व्यवसाय है उसमें बहुत खतरा मंडरा रहा है और हमारे समाज की युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी भी बर्बाद हो रहे हैं। वो ऑनलाइन की दवाई को लेकर वहाँ से इजीली नशीली दवाई और नकली दवाई उपलब्ध हो जाती है। वो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो दवा है वो फार्मासिस्ट का
मेंटेन नहीं होता है, वहाँ से कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होता है और उन लोगों को GSR 220 और GSR 817 के अधीन कुछ साल के लिए लाइसेंस दिया गया था, जो कि लगातार उसी पर उन लोग काम करते आ रहा है। ऑनलाइन वाले कहाँ से दवाई लाते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई इसका माँ बाप नहीं है। अब क्या दे रहा है, आम दे रहा है, इमली दे रहा है, कुछ नहीं। आज केमिस्ट के दुकान से आप खरीदेंगे तो आपको फार्मासिस्ट के थ्रू दवाई मिलेगा, सारा चीज समझाया जाएगा आपको मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई नशा का कोई दवाई आपको, मान लीजिए डाइजीपाम, आप दवा दुकान में खोजने जाइए नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन आप पर्चा कीजिए, आपको मिल जाएगा। वहां से डुप्लीकेट डॉक्टर मिलके आपको बोलेगा कि हाँ ये दवाई आपको दिया जा रहा है, ये नहीं है। जो जिसमें ज्यादा बेनिफिट है वही ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कि हम लोग वही नकली दवाई पे ही ज्यादा वो डिस्काउंट दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 13 लाख दवा दुकानें हैं, जिनसे 85 से 90 लाख तक लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2020 में ये करीब 42 अरब डॉलर का कारोबार था, जो अब बढ़कर 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अनुमान है कि 2030 में भारत का दवा बाजार करीब 120 से 130 अरब डॉलर का होगा। 2015 में फार्मेसी और नेटमेट्स के साथ शुरू हुई ऑनलाइन फार्मेसी को कोविड काल में खूब बढ़ावा मिला। आज ये 4 से 5 अरब डॉलर का कारोबार है, जो अगले 4 साल में दोगुना बढ़कर 10 अरब डॉलर तक होने का अनुमान है। एक वक्त था दवा दुकान चलाने में अच्छा मुनाफा था, लेकिन होम डिलीवरी और भारी डिस्काउंट से लैस टाटा की 1mg और रिलायंस के नेटमेट्स जैसे ऑनलाइन फार्मेसी का मुकाबला करना मोहल्ले के दवा दुकानदारों के बूते की बात नहीं रही। नक्षत्र न्यूज के लिए तनिक खंडेलवाल के साथ मरगूब आलम की रिपोर्ट। तो मुझे अपने होश में याद है कि दवा दुकानों की देशव्यापी हड़ताल मैंने नहीं देखी है और 13 लाख लोग इस दवा व्यापार से दुकान से जुड़े हुए हैं और उन दुकानों से जुड़े हुए जो कर्मी हैं, जो डिपेंडेंट है, जिनके घर दवा को दुकानों से चलता है, अगर उनकी संख्या भी जोड़ दी जाए तो ये करोड़ों में आ जाएगा। और ऑनलाइन की जो बिक्री शुरू हुई है उससे कई छोटे दवा दुकानें जो है वो बंद हो चुकी हैं और दवा दुकानों के सामने, अब दवा दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो अपनी दुकानें आगे चलाए या ना चलाए ऑनलाइन मार्केट की वजह से। और ये पूरी तरह से जो हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, CC यानी कॉरपोरेट कंट्रोल जो है वो दवा दुकानों पर भी अब हावी होता नजर आ रहा है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कृष्णकांत झा जी हैं, केमिस्ट संघ से। बहुत स्वागत है आपका कृष्णकांत जी। और डॉक्टर अभिषेक रामदीन है, बीजेपी के नेता हैं, डॉक्टर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। कृष्णकांत झा जी से शुरुआत करते हैं। कृष्णकांत जी, किस रूप में आप जी अच्छा कृष्णकांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कृष्णकांत, किस रूप में आप देखते हैं इसको जो आप लोगों ने बंद बुलाया है? जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी देखा हो कि देशव्यापी दुकानों में हड़ताल हो गई और दवा दुकानें बंद हैं। आज मैं भी उसका भुक्तभोगी बनाऊं, पीड़ित बनाऊं। आज गर्मी की वजह से मुझे हेडेक हो रहा था, मैं एक मेडिसिन लेने की कोशिश कर रहा था, कहीं मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत बड़ी समस्या आज परिजनों के साथ, मरीजों के परिजनों के साथ खड़ी हो गई है। किस रूप में आप इसको देखते हैं और क्या प्रमुख डिमांड्स हैं आप लोगों की और आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? इतना अच्छा सवाल आपने किया है, थैंक यू। और इस मुद्दा पर बात करने के लिए एक ही पॉइंट है, क्या दवा की गुणवत्ता ऑनलाइन बिक्री से बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अगर ऑनलाइन बिक्री से दवा की गुणवत्ता बढ़ नहीं सकती है, घटने का पूरा चांस है। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स विच कैनॉट बी यूज्ड, इस सारे मेडिसिन जो आप इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे ड्रग कंट्रोल के थ्रू, जो ऑनलाइन मिल जाती है, ये समस्या तो बहुत ही जटिल है और इसका निदान होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। आपने उठाया कि 13 लाख दुकानों में से 50% बंद हो जाएगी। अगर किसी स्टेट की बात करें तो केरला इटसेल्फ इज हैविंग अराउंड 45 to 50% शॉप्स क्लोजर बिकॉज ऑफ ऑनलाइन परचेज ओनली। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर एक स्टेट में ऐसा हाल हो गया, हमारा रांची जैसा शहर, झारखंड जैसा स्टेट में
इसकी हालत और बदतर हो जाएगी मोमेंट पीपल विल बी स्टार्टिंग यूजिंग टू यूज ऑनलाइन फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है। अब इसके निदान के लिए हमारा भारत सरकार, हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है, ये हम लोग एक दिन के हड़ताल पे हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, ये जो समस्या है और समस्या कितनी विकराल होती जा रही है, ये कृष्णकांत जी ने बताया कि कितनी बड़ी ये समस्या होती जा रही है। डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं इस समस्या को? क्योंकि होता है कि पुलिस या डॉक्टर्स हड़ताल की चेतावनी दे देते हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो हड़ताल की चेतावनी दे देते हैं। कई एक बार ऐसी खबरें आई और हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकारें भी जानती हैं कि भाई पुलिस हड़ताल पर चली गई, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए या फिर फार्मेसी वाले हड़ताल पर चले गए तो क्या समस्याएं होंगी। पहल नहीं देखने को मिली है कि भाई नहीं, हड़ताल पर नहीं जाए। अगर सुबह हड़ताल कॉल हो रहा है तो दिन भर में वार्ता करके उनकी मांगे जो है उस पर चर्चा करके उनको आश्वासन देकर हड़ताल को टाल दिया जाता है। आप भी इसके गवाह रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर हड़ताल पर कोई बात नहीं हुई। क्या जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है उसके साथ सरकार जा रही है? लगता है कि नहीं, वो सही हो रहा है और ये जो 80 लाख लोग हैं या करोड़ों में अब इनकी संख्या है, इनकी मांगे जायज़ नहीं है? देखिए, ये जो हड़ताल हुई और जैसा भयावह प्रॉब्लम कृष्णकांत जी बता रहे हैं और वट एवर वी ऑल्सो सी इन डे टू डे लाइफ, तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी बड़ी है। और रेगुलेशंस जहाँ तक अगर हम बात करें तो भारत में कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशंस है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ऑनलाइन दवा की अगर स्पूरियस मिल रही है, तो इंडिया में जो चाहे वो फार्मेसी हो या आप ओवरऑल अगर आप हेल्थ को बात करें तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। CDSPO सिर्फ आपकी गाइडलाइन डिसाइड करती है, उसका जो पूरा जो काम होता है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसकी जो स्क्रूटनी होती है, उसका जो लाइसेंस देना होता है, वो सारी की सारी स्टेट बॉडी डिसाइड करती है। तो अगर कोई दवा अगर स्पूरियस है या अगर कोई प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन से या टाटा 1mg से ही अगर कोई बंदा दवा खरीदता है, तो ऐसा नहीं है कि सेंटर उसको कोई लाइसेंस प्रोवाइड करती है। अगर वो झारखंड में किसी को दवा दे रहा तो यहाँ के किसी लोकल आदमी के साथ ही उस अमेजन ने अपना कोई टाई अप कर रखा है और वो जो लाइसेंस जो होता है वो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलीज करती है। तो ये एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बिकॉज एवरी स्टेट हैज़ इक्वल राइट टू डिसाइड कि उसको किस तरह से स्क्रूटनी करनी है। क्या अगर कहीं कोई गलत दवा देता है तो डेफिनेटली स्टेट लाइसेंसिंग एजेंसीज उसके ऊपर कंप्लीटली बैन लगा सकती, उसके ऊपर अगर डिपेंड करता है कि उस दवा के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अब होने को मान लीजिए बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के या फिर रॉन्गफुल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अगर दवा जाती है तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। बीइंग ए डॉक्टर हम जानते हैं, तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या स्पूरियस दवा से अगर कोई नुकसान होता है तो स्टेट ड्रग कंट्रोलर, स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर हैज फुल अथॉरिटी टू एक्ट एंड डू द थिंग्स वट एवर दे वांट टू डू। और उनके पास में हमारे जो भी जैसे जो केमिस्ट भाई हो गए या हम ही लोग हो गए या कोई भी एक साधारण आदमी, वो स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर के पास भी जा सकता है, ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकता, फोन भी कर सकता, खुद जाके मिल भी सकता है, आप पिटीशंस भी डाल सकते हो, आप इवन CDSPO को जाके भी कंप्लेन कर सकते हो। तो लॉ है, रूल्स हैं। और जहाँ तक आप बात करेंगे तो डिजिटलाइजेशन इज नॉट मतलब अपने आप में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है जिस समय ट्रांजिशन होता है, बट डिजिटलाइजेशन इज फाइनल सॉल्यूशन एक्चुअली। अब एक टाइम था जब UPI सिस्टम आज के पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जो है सो ट्रांजेक्शन सिस्टम आज हमारे कंट्री में है। 25-30 लाख करोड़ का महीने का ट्रांजेक्शन होता है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ 1.4 जो 140 करोड़ लोग हैं उनका एक जैसा उनका हेल्थ का मॉनिटर करना कि हाँ उसने प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिया, वो ऑफलाइन पे गया या ऑनलाइन पे गया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन के अपने भी फ़ायदे हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत डिस्टेंस एरिया में रहते हैं। अगर वो बेचारा गढ़वा से मेरे पास आता है सिर्फ दिखाने के लिए और अगर वो क्रोनिक डिजीज़ का पेशेंट है
तो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट्स को एक बार मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, अगले 6 महीने 12 महीने 6 महीने लगभग उसको वही चलना है दवा, और वो अपना प्रिस्क्रिप्शन आगे बढ़वा सकता है। पहली बार जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो दे नीड टू सी फिजिकली, वी डू ऑल द पॉसिबल चेकअप्स, बट बीच बीच में प्रिस्क्रिप्शन हम बढ़ा सकते हैं। तो अब वो वहां से दवा लेने के लिए अगर रांची आता है तो उसे काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दवा का जो कीमत है उससे भी 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो आज के दिन में ड्रग फार्मेसी अगर रेगुलेटेड है, अगर वो तरीके से चल रहा है तो वो लोगों के लिए अच्छा भी है, और अगर वो स्पूरियस है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप चीजें कर रहे हैं, गलत दवा दे रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो गलत है। सर, ये जो आप 2 बातें कह रहे हैं, पहला तो ये कि भाई जैसे आपने कहा कि रेगुलेट करना या एग्जीक्यूट करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हाँ। तो इस पूरे मसले पर आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार कोई एक गाइडलाइन बना दे, एक रूल बना दे? किसी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाया हुआ है, नहीं, वो तो सर उसी का ये विरोध है ना कि कोरोना काल में जो गाइडलाइंस बने हुए थे, हाँ, उसको निरस्त करने की। पहला सवाल सर। दूसरा सवाल, आप डिजिटलाइजेशन की वकालत कर रहे हैं, हम भी इसकी वकालत करते हैं, होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड है, जैसे आप जिस पेशे से आते हैं, हाँ, उसमें संभव ही नहीं है। क्योंकि एक बहुत छोटा एग्जांपल है सर, मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, दिल्ली के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से वो दिखा रहे हैं, ऑनलाइन वो आते हैं, ऑनलाइन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और दवा देते हैं, पर उनको उससे फायदा नहीं हो रहा। उनको लोकल डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लोकल डॉक्टर जब उनको देखेगा, चीज़ों को समझेंगे, तब उसके बाद वो प्रॉपर मेडिसिन चलेगा। तो कुछ चीज़ों में डिजिटलाइजेशन उतना कारगर नहीं है। देखिए, इट्स ऑलवेज ए कैच-22 सिचुएशन। अगर कोई आदमी मेरे से 12-13 घंटे दूर जगह पे बैठा हुआ है और अगर वो मेरे से फोन पे या वीडियो कॉल पे बात कर पा रहा है और एक कुछ नहीं से कुछ सही अगर वो ट्रीटमेंट ले पा रहा है, तो वो उसके लिए प्रिविलेज्ड है। अगर मान लीजिए उस चीज़ से अगर उसको फायदा नहीं होता, अगर या फिर मेरे से वो सेकंड ओपिनियन ले रहा है, अपने उसने गढ़वा में अपने डॉक्टर को दिखाया है कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसा 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 बोला है, या फिर उसने छत्तीसगढ़ से आया, उसने बताया कि हाँ मेरे डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है, तो फोन पे अगर मेरे पास में अगर वो सेकेंड ओपिनियन ले रहा है या थर्ड ओपिनियन ले रहा, तो अगर आप फोन पे अगर आप टेलीमेडिसिन के थ्रू अगर चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली that is not good, sorry, that is not bad actually। हाँ, किसी भी चीज का एक प्रोज भी होता है, कॉन्स भी होता, तो हो सकता है 2-4 चीजें गलत हो, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है। चलिए, एक बार कृष्णकांत जी का रुख करते। कृष्णकांत जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसके लिए जो हम लोग ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं इसको, कि कोविड काल के दौरान जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन GSR 817E और GSR 220E, इसको रद्द करने की आप लोग मांग कर रहे हैं। तो ये जो ये गाइडलाइन के अंतर्गत ही आता है शायद, आप लोग जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरा सरल शब्दों में समझा दें। देखिए, सेंट्रल की गाइडलाइन, इब्राहिम जी, ऐसा मैं कहूँगा, सेंट्रल की जो गाइडलाइन है ना, कोविड काल में बहुत ही प्रभावी थी और बहुत ही उसका उपयोग भी हुआ। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा का डिफरेंसेस है इन द वे ऑफ इमोशंस ऑफ द पेशेंट कंसर्न और द मैन कंसर्न हु इज डीलिंग विद द मेडिसिन। क्योंकि जो भी आदमी जब बीमार होता है ना, तो चाहता है कि मेरे को तत्कालीन प्रभाव से मेरे को स्वस्थ बना दे, कोई भी हो, ही शुड बी, एंड डॉक्टर इज द बेस्ट फॉर दैट। एंड डॉक्टर अभिषेक ने ठीक ही कहा कि दूर से आने के प्रोज एंड कॉन जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कैसे भी ओवर द फोन हो, हमसे अगर कोई एडवाइस ले लेता है, सेकंड और थर्ड एडवाइस, अगर मैं उसको गाइड कर देता हूं तो ठीक ही है। उसका तो आने जाने का ही भाड़ा उससे ज्यादा निकल जाएगा जितनी की मेडिसिन होगी, और मेडिसिन ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले उसका चॉइस होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो स्ट्राइक किए हैं, उससे हमारा रिलेशन यही बनता है कि देखिए, ऑनलाइन मेडिसिन लेगा तो क्या करता है वो ऑनलाइन वाला, प्रोडक्ट पहले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में था, कंपनी बनाई, कंपनी से आया CNF से आया हमारा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उसके बाद आया केमिस्ट के बाद कस्टमर के पास गया जो पेशेंट है। अब हमारा टोटल मार्जिन 3% मार्जिन हमारा CNF का, 10% मार्जिन हमारा होलसेल का, 20% मार्जिन हमारा रिटेल का। ये तीनों को बंद करके अब क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली कंपनी वाले हैं, एक जगह स्टूडियो बना दिया, एक जगह अपना रूम ले लिया, सेंट्रलाइज परचेज करके 30% 40% डिस्काउंट में बेच रहा है। यहां तक तो ठीक है, हम लोग की दुकानें को बंद करके उसने अपनी दुकान चलाना शुरू किया। अभी तो ये डाटा सिर्फ 8 से 10 करोड़ का है, लेकिन सुनर
ये जब लोग यूज टू हो जाएंगे तो ये डाटा कितना रैम्पेंटली बढ़ेगा ये कोई ठीक नहीं। जिसमें आपने सही कहा इब्राहिम जी कि हमारी 50% दुकानों के ऊपर ताले का लटकने का खतरा जो मंडरा रहा है, उसीलिए हम लोग आज ये टोकन स्ट्राइक किए हैं। चलिए एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो ग्राफिक्स चलाए। क्षितिज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के नेता है। बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। धन्यवाद सारी। एक बार ग्राफिक्स चलाए फिर हम क्षितिज से सवाल लेते हैं। एक बार वो ग्राफिक्स चलाए कि आखिर मांग क्या है। बहुत ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मांग क्या। अगर फुल स्क्रीन हम चला पाए तो ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त रेगुलेशन की आवश्यकता है, ऐसा जो हड़ताली हैं उनको कह रहे हैं। बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री बंद हो, दवा दुकानदारों की ये मांग है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात आती है कि प्रिस्क्रिप्शन तो ऑनलाइन में भी दिया जाता है, तो एआई जनरेटेड फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर लगाम लगे। शेड्यूल H1 की बिक्री पर पाबंदी, यह दवा दुकानदारों की मांग है और इन मांगों को लेकर आज हड़ताल एक दिवसीय किए गए। भारी डिस्काउंट, कैशबैक, फ्री डिलीवरी पर रोक। उससे बहुत सारे ऑफर्स भी चलते हैं। आप दवा ले रहे हैं तो दवा पे भी अब ऑफर्स मिलने लगे हैं। कैशबैक का भारी डिस्काउंट है जो दवा दुकानों में आपको नहीं मिलता। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक समान नियम होना चाहिए, एक तरह के नियम दोनों के लिए होने चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए। कोविड काल में जारी छूट को वापस लिया जाए, ये दवा दुकानदारों की मांग है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जिसका जिक्र कर रहे थे अभी, जो सवाल लेके हम कृष्णकांत जी के पास गए थे, नोटिफिकेशन GSR 817E और GSR 220E। चलिए क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं। क्षितिज, दवा दुकानें आज बंद रही हैं और जो आप थोड़ा लेट से आए इसलिए आपको ब्रीफ कर देते हैं थोड़ा संक्षेप में ही कि 13 लाख दुकानदार हैं और 13 लाख सिर्फ दुकानदार परिवार हैं और उसके बाद उनके यहाँ जो काम करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिसमें 20-25 लोग, 45 तक लोग हैं, 45 लोगों का परिवार है, तो ये करोड़ों में संख्या जाता है। और ऑनलाइन की वजह से ये जो ऑफलाइन है दवा दुकानदार, इनके सामने रोजी रोटी का संकट हो गया, यानी कि करोड़ों लोगों के सामने नौकरी रोजगार का संकट हो गया। किस रूप में आप इस समस्या को देख रहे हैं? देखिए सारे के समस्या ये केवल नौकरी की समस्या नहीं है, बल्कि आप देख रहे होंगे सारे युवा हैं जो कि ऑनलाइन दवा मिला करके कोई कुछ ऐसे दवाएं खाने से वो उन्हें नशा के रूप में उसका भी सेवन कर रहे हैं। और लोग तो ऐसे भी हैं जो गलत दवाइयों का यूज कर ले रहे हैं। इससे पहले तो लोगों को है, इसके बाद आप देखे होंगे पहले दवा की दुकानें बहुत ज्यादा हुआ करती, धीरे धीरे वो दुकानें बंद होती आ रही। सारे मैं कुछ और भी समझाना चाहूंगा, जिस प्रकार के ऊपर नहीं लागू होता है। आपने देखा होगा कि पहले हमारे पे मोबाइल सिम की ऑप्शन होती थी, लेकिन आजकल देखिए अपना एक स्कीम लॉन्च किया कि 1 साल तक वो फ्री देंगे। लोग पीछे भागे और वो 1 साल तक जियो का सिम यूज किए। जियो क्या है अपना, और बाकी जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो। अच्छा क्षितिज, थोड़ा नेटवर्क इशू है। एक बार हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करके उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। आपकी आवाज़ मुकम्मल नहीं आ रही है। एक बार टेक्निकल टीम प्लीज़ देखिए, अगर ये आवाज़ सुधर सकती है तो क्षितिज से फिर हम बात कर पाएंगे। डॉक्टर साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर अभिषेक रामदीन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो कोरोना काल में जो गाइडलाइन थी, जैसा कृष्णकांत जी बता रहे हैं, जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से चला रहे हैं, उसे वापस लेने की मांग है। दूसरा इनका आरोप है कि भाई नशा, जो आजकल युवा जो यंगस्टर्स हैं जो वो दवाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं, उस पर लगाम लग सकती है। ऑफलाइन अगर दवाएं आप खरीद रहे हैं दुकानों से, तो ऑनलाइन में इस पर लोग नशीली दवाएं भी मंगा रहे हैं, नींद की दवाएं मंगा कर खाते हैं, खांसी की दवाएं पीते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया। तीसरा जो कंसर्न दिखा रहे हैं कि रख रखाव को लेकर भी, कि भाई बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे कि केमिस्ट दुकान में रहता है कि फ्रिज में रखी हुई दवा वापस नहीं होगी, क्योंकि आप ले गए हैं उसको, किस टेम्परेचर में रखें, किस हाल में रखें, इसलिए वापस नहीं होगा। ये जो ऑनलाइन वाला है, क्या ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? नशा और रख रखाव, इन तमाम चीज़ों पर जवाब चाहेंगे आपका। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और जो कृष्णकांत जी ने कहा, मैं उनकी बात से ही पूरी तरह सहमत हूँ कि इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इनकी जॉब सिक्योरिटी, और ख़ासकर जो ऑनलाइन, जैसे भी आपके आरजेडी के प्रवक्ता ने भी कहा
कि ऑनलाइन में जो नशीली दवाइयाँ आ रही हैं या फिर कुछ भी आप भेज दे रहे हैं, या अगर रेगुलेशंस नहीं हो रहा जो ड्रग्स भेजे जा रहे हैं उसका, या फिर उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं हो रहा, तो ये अपने आप में बहुत गलत है। इसके लिए नियम है, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, अगर कोई आदमी शेड्यूल एज का ड्रग अगर ले रहा या फिर कोई डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहा, तो उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीडीएसपीओ के भी अपने गाइडलाइंस है इसके अगेंस्ट में, जो हमारी झारखंड स्टेट ड्रग कंट्रोल जो है उसकी भी गाइडलाइंस है इसके अगेंस्ट में। अगर किसी को भी पता चलता है, चाहे वो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता हैं या जितने जो भी, अगर किसी को पता लग चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी जो है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वेबसाइट्स को तुरंत जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए, ऐसे ऐप्स को बंद करना चाहिए। ये गलत हो रहा है, ये हमारे सिस्टम में जो रूल्स है उसके अगेंस्ट हो रहा है। और दूसरी बात जो आप बता रहे थे टेलीमेडिसिन की, तो टेलीमेडिसिन मुझे लगता है कि ठीक है, ये शुरू हुआ 2020 में, लेकिन बाद में जो सोचा गया और जो देखा गया, इसका बहुत फायदा भी है। बहुत सारे खासकर जो दूर इलाके के जो लोग आते हैं, तो वो आज के दिन में अगर आप 12-13 घंटा या 1-2 दिन आपको लग जाते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने में ओवरऑल मिला के जाने आने का, तो अगर आप उनके साथ में सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन अगर टेलीमेडिसिन के थ्रू कर पा रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली गुड, दैट इज नॉट बैड। हाँ, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। उसके जो फॉर्जरी की दवा हो गई, गलत दवा हो गई, आप अगर जैसा ही बता रहे 50% के आसपास प्रॉफिट बांटना और बाकी चीजें करना, तो डेफिनेटली द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलराइज इट। और मैं अगली बार भी यही बताता हूं कि भारत में जो हेल्थ है बाई कॉन्स्टिट्यूशन, या ड्रग जो एजेंसीज हैं बाई कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मोर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंटर कैन प्रोवाइड अ गाइडलाइन एंड सीडीएसपीओ हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ गाइडलाइन। सीडीएसपीओ ने अलग से भी अमेजन पे, टाटा 1mg पे केसेस किए थे जो सीडीएसपीओ के थ्रू कराना चाहते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी, स्टेट जो ड्रग कंट्रोलर है उनके पास में भी जाके कंप्लेन कर सकते। अगर कोई आदमी शेड्यूल एच या फिर कोई भी नारकोटिक्स अगर दवा बेच रहा है, इवन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे भी ऑनलाइन अलाउड नहीं है ये सब चीज, तो अब क्वेश्चन है कि अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है, गैर संवैधानिक कर रहा है। हमारे झारखंड सरकार को उसको देखना चाहिए कि ऐसा हो कैसे रहा है, हमारे आखिरकार ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, हमारी जो पूरी की पूरी जो ड्रग कंट्रोलर जो टीम है वो क्या कर रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूं हमारे आरजेडी के प्रवक्ता की बात से कि अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कैसे है सर? इसका मतलब क्या गाइडलाइन बने, कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन मिसयूज कर रहा है वहां से मेडिसिन लेके? ये कैसे हो सकता है? ये संभव है कि आपको लग रहा है? अगर किसी को भी अगर शक होता है, अगर इफ एनीबडी हैज डन एनी शक होता है सर, वो तो 1-2 मामले में, 5 मामले में, 10 मामले में, मान लीजिए 100 लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं और हो रहा है सर। आप भी देख रहे होंगे कि कब सिर्फ हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास में पूरा अधिकार होता है, क्योंकि जो लाइसेंस, जैसे अगर आप समझते हैं कि अमेजन से सीधे आप दवा खरीद लेंगे और वहां पे सेंटर ने उनको लाइसेंस दे रखा है, ऐसा नहीं होता। अमेजन फिर हमारे ही लोकल किसी फार्मासिस्ट और बाकी लोगों के साथ में टाई अप करती है और उनके थ्रू जाती है। तो जो टाई अप होता है वो हमारे झारखंड में, हमारे रांची में या कहीं होता है, तो जहां है उनके पास में हमारे ड्रग कंट्रोलर जो झारखंड के हैं, किसी भी समय जाके अगर उनको शक भी होता है तो छापा मार सकते, उनके डॉक्यूमेंट्स देख सकते, उनके बाकी चीजों को देख सकते। चलिए, रेगुलेशंस हैं। अब शायद लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है या चीजें नहीं एक्ट हो पा रही हैं, अगर जो, लेकिन जो भी चीज आ रहा है जो सामने वो बहुत गलत आ रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। इब्राहिम, आई वुड लाइक टू जस्ट इंटरप्ट डॉक्टर अभिषेक ओवर हियर। मैं इसमें कहता हूं कि सर, नारकोटिक ड्रग्स का जो मिसयूज हो रहा है डॉक्टर साहब, वो पेशेंट टू पेशेंट नहीं हो रहा है। अगर आपने एक बार किसी को नारकोटिक ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन को यही जनरेट कर लिया, तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला फिर उसको चेक नहीं कर सकता है। ही डजंट हैव एनी पावर टू चेक, और उसको प्रोडक्ट मिल ही जाएगी। और ऑनलाइन में आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू कि ऑनलाइन में देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड परचेज एंड दैट कम्स टू झारखंड ऑल्सो, लुकिंग टू द डिमांड, say for diabetic drugs, say for हमारा other drugs which is in bulk use, it comes from center and they purchase it centrally. Because of the GST, it can be transferred to any state without any hassles. एनीवन कैन परचेज, बट वहां पे जब डिस्पेंसन का बात आएगा तो स्टेट जो पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वो स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास में होती है, वो सेंटर के हाथ में नहीं होती। आप कहीं से भी खरीद के, आप मैं मान लीजिए दवा अगर जरूरी है तो मैं अमेरिका से ही मंगा सकता, लेकिन उसको डिस्पेंसन का पावर जो है या फिर जो आपकी जो फाइनल अथॉरिटी होती, वो हमारे जितने भी स्टेट्स की जो ड्रग कंट्रोलर है उन्हीं के पास होती। सीधे आप वहां से मान लीजिए अगर यहां भी डिस्पेंसन करना है तो
बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो हेल्थ है वो मेजरली जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, दैट इज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चलिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट इफ दे वांट कि हाँ अगर कुछ हो रहा है तो एवरी स्टेट कैन बेसिकली मेक द लॉ अकॉर्डिंगली। चलिए, ये कृष्णकांत साहब ने बहुत कम शब्दों में, मुझे लगता है 30 सेकंड में, इन्होंने जो ऑनलाइन से दवा का मिसयूज है उसको लेकर जो बातें कही है बहुत हद तक स्पष्ट है और क्लियर है हमारे दर्शकों के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से देशव्यापी हड़ताल धरना प्रदर्शन किया गया है राजनीति के गलियारों से। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कांग्रेस के मीडिया चेयरपर्सन सतीश पॉल ने कहा है कि हम नवाचार ऑनलाइन व्यापार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ऑफलाइन और छोटे दुकानदारों के लिए भी पॉलिसी बनानी होगी ताकि ये जिंदा रह सके। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जब भी कोई नवाचार होता है तो उसका विरोध होता है। आज ऑनलाइन का बाजार पूरे देश भर में जिस तरह से तेजी से बढ़ा है, कहीं ना कहीं छोटे दुकानदारों को उनसे नुकसान हो रहा है। हम ऑनलाइन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापार में संतुलन बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि ऑनलाइन में छोटे दुकानदार के लिए भी कुछ, उनके साथ भी कुछ ऐसा पॉलिसी बना जाए ताकि वो दुकानदार भी जीवित रह सकें। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन करके छोटे दुकानदार का व्यापार पूरी तरह से ठप है, रोजगार पर भी उन पे आज संकट छा रहे हैं, रोजगार में भी। तो हमारा केंद्र सरकार से कहना है कि आप ऑनलाइन को, हम नई तकनीक को अच्छा मानते हैं, लेकिन व्यापार में छोटे दुकानदारों को भी संतुलन बनाए रखने के लिए उनको एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम में जब भी कोई नया प्रयोग हुआ है तो जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें रोष उत्पन्न हो जाता है। जब जोमेटो आया, स्विगी आया तो रेस्टोरेंट वालों में रोष आया, जब ब्लिंकिट आया तो राशन दुकान वालों में रोष आया। इसलिए नई चीज़ में हमेशा ये होता है। और जहाँ तक ऑनलाइन मेडिसिन की बात है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन मेडिसिन में भी एसेंशियल मेडिसिन नहीं मिलता है आपको, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। अभी भी लोग सीरियस बीमारियों के लिए जो मेडिसिन है उस पर ट्रेडिशनल दुकानों पर ही डिपेंड करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कई सारे जो ट्रेडिशनल दुकान चला रहे मेडिसिन शॉप वाले, उन्होंने भी समय के साथ में ऑनलाइन मार्केट में खुद को इंटीग्रेट कर दिया है। कहने का मतलब है कि जितने भी ट्रेडिशनल मेडिकल शॉप वाले हैं उनको मोदी सरकार पर, भाजपा सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। आने वाले समय में निसंदेह ऐसी कोई पॉलिसी बनेगी जिससे कि ऑनलाइन मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों को इससे जो है फायदा होने जा रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह को आप सुन रहे थे, वो जोमेटो आया तो विरोध हुआ, ब्लिंकिट स्विगी आया तो विरोध हुआ। हम आज इस अपने कार्यक्रम में टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जा रहे हैं। आप अपने घर के आसपास भी देखते होंगे, गली मोहल्ले में ठेलों पर सब्जियां लेकर लोग पहुंचते थे और सुबह शायद आपकी नींद भी उनकी आवाज़ से खुलती होगी। सब्जी ले लो और ठेले में जो भी मौजूद रहता था उसकी आवाज़ लगाते थे। उनके पहुंचने का सिलसिला कम हो चुका है क्योंकि ब्लिंकिट ने उनके व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही रोजी रोजगार की कि जो कॉरपोरेट घरानों का, अब अंबानी हो, अडानी हो, टाटा है, वो धनिया पत्ता से चाय पत्ती तक बेच रहे हैं। ठीक है, कॉरपोरेट घरानों का आना सही है, लेकिन उनका क्या, जो जिनकी रोजी रोजगार इस वजह से समाप्त हो जा रही है। ठेले वाले नहीं आते हैं, सब्जी फल वाले नहीं आते हैं। तो ये समस्या, और इस समस्या का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करें। क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, आप अपनी बात मुकम्मल करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले सवाल जो आप किया हमने। देखिए तारीख 2-3 आप जैसे भी मुद्दे जोड़ा रहे थे, इसमें 2-3 मुद्दे हैं जिसके बाद सरकार केवल और केवल छोटे व्यापारों को टारगेट कर रही है। रिलायंस कंपनी ने जो लॉन्च किया था तो पूरे 1 साल तक उन्होंने फ्रीबीज को लागू किया था, जिसके आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां स्कीम की थी जो कि बंद हो गई। 2-4 कंपनी वो अभी मार्केट में है। हो रहा है कि ये सिम और बाजार जो मोनोपोली जो होता है वो क्रिएट हुआ है। और आप समझिए अगर कंपनी ये अगर अभी रिचार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो जनता क्या करेगी, सिस्टम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आपने मोनोपोली क्रिएट कर दिया। पहले हमने देखा, हम देखते होंगे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे राशन की दुकान हुआ नहीं मिल रहा है, कारण की जियो मार्ट ऐसी कई सारी सुविधाएं आ गई आज की, और वहां भी बहुत ज्यादा आते हैं। कारण थोक व्यापार
एक बार उठाए और उठा करके जनता के पास पहुंचता है स्टॉक करके, तो किसानों को फायदा है। और ना ही ये केवल कॉर्पोरेट कंपनीज को फायदा, कई सारे लोग हैं उनको जॉब से हटा दिया गया, वो जॉब उनका, तो जो भारतीय जनता पार्टी है जॉब देती नहीं है, एक तरफ छीनने की काम करती है। आप एमएसपी क्यों नहीं लाते? चलिए जिन पर क्षितिज, नकली फसादा। इंस्टॉलमेंट्स में ही सही, लेकिन आपकी बात हम तक आ गई है और मेहमानों ने सुन लिए। नेटवर्क इशू की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, सीपीआई के नेता। बहुत स्वागत है अजय सिंह साहब आपका। अजय सिंह साहब, किस रूप में देखते हैं इस समस्या को? क्योंकि चलिए कॉरपोरेट का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जीवन बहुत आसान हो गया, ओवर फ़ोन आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, और डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको उसके साथ 1 किलो प्याज मिल जाता है, चीनी मिल जाता है, दूध मिल जाता है। बहुत घर में तो ऐसा है कि महीनों हो गए हैं कि वहाँ प्याज नहीं खरीदा गया या दूध फ्री में मिल जाता है। ये ऑनलाइन वाला जो मार्केट है, ये तमाम बिजनेस के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब जो दवा दुकानदारों ने जिस तरह से विरोध किया है, कई दवा दुकानें बंद हो रही हैं। 13 लाख दवा दुकानदार हैं और उससे व्यापार से जुड़े अगर सब लोगों को जोड़ दिया जाए तो करोड़ों में ये संख्या चली जाएगी। सबके पास रोजी रोजगार का संकट हो गया। किस रूप में आप देख रहे हैं इस समस्या को? बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं इस बात को आपको ड्रग्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ज्वलंत मुद्दे को लेकर, मैं इसलिए ज्वलंत मुद्दे कर रहा हूँ कि कई ऐसे लोग जो फार्मासिस्ट का या फार्मासिस्ट का दुकानें खोलते हैं, वहाँ पर का आप सोच लिए एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है, फार्मासिस्ट उस दुकान में रहता है जो बाकायदा। तो कई चीज़ें हैं जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो डिग्री हासिल करते हैं वो दुकानों में काम करते हैं। और जब ऑनलाइन की जब बात आती है तो आपने देखा कि वो डिस्काउंट इसलिए देते हैं कि दुकानदारों का जो फेरिस्त होता है, दुकानदारों का जो कमाई होता है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम करते हैं। और कहीं मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी का देश है और उस देश में ऑनलाइन की जो परंपरा है, क्या शहर के 10 किलोमीटर के बाद ये ऑनलाइन की परंपरा है? आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाइएगा तो ये व्यवस्था उनको नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है कि ये शहर के आसपास तो मिल जाती है, लेकिन प्रभावित क्या होता है, पूरे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग प्रभावित होते हैं। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया कि ऑनलाइन जब दवा का वितरण होता है तो कई ऐसे बैंड दवाइयाँ जिसको हिंदुस्तान में सरकारों ने बैन किया हुआ है या मेडिकल ने भी उसको बैन किया हुआ है, चाहे कई दवाओं को आपने कहा कि ये दवा यूज लायक नहीं है, हमारे परफॉर्मेंस लायक नहीं है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग वाले लोग बेचना जब चाहते हैं तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। और वेरिफिकेशन जब नहीं होता तो उस दवाइयों का आपने कहा किस तरह से इस्तेमाल होता है, आप देखिएगा ना, ड्रगिस्ट लोग उसका दवा का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये बात बताना चाहिए, जो पैनल है हमारे हिंदुस्तान का या झारखंड में कि ड्रग इंस्पेक्टर हर जिले में है, तो भैया ऑनलाइन जब दवा आती है तो किसी न किसी एजेंसी को, कोई भी कंपनियां किसी दवा को अगर हायर करती है, वो दिल्ली से दवा नहीं ऑनलाइन भेजती है, कहीं ना कहीं झारखंड की किसी दुकान से उनका कॉम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है और वहाँ से वो दवा उठा के लोगों के बीच बेचने का काम करती है। लेकिन आप देखिए उन दवाओं में कितने वर्जित दवाएँ हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक घटना मुझे याद है कि 2021 में जब लॉकडाउन और कोरोना काल था तो ड्रग इंस्पेक्टर्स ने कई दवा को जब्त किया था। 15 में 3 ट्रक कफ सिरप्स, कई दवाओं को जब्त किया गया था। लेकिन मैं कहता हूँ झारखंड ये ऐसा राज्य है, ऑल सैंपल्स उन्होंने जो कलेक्ट किया कि नकली दवा जो है, नकली दवाओं का कारोबार बढ़ रहा था उस समय, नकली दवाओं का सैंपल रांची के सदर अस्पताल से ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस से चोरी हो जाती है। टिल नाउ उस दवाओं का सैंपल्स आज तक नहीं दिया गया। एक हायर कमेटी का गठन भी किया गया और विधानसभा स्तर पर भी सवाल उठाए गए। अब माननीय उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा बोला था, मैंने उनसे कंप्लेन किया था कि इस तरह की जब घटनाएं घटे, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से गलत तरीके से कफ सिरप का सप्लाई हो रहा है, जिसको हम रोक लगाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप ऑनलाइन की तो बात कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी जब यहाँ पर काम होता है
तो कितने भी तरह के जो ड्रग्स होता है जो जनता के हित में आना चाहिए, उन दवाओं का जो क्राइटेरिया होता है, क्या उनकी इन्फ्लुएंसी होती है कि दवा का कितना चार्जेस मतलब क्या क्या होता है जो जनता के हित में होना चाहिए, दवा का क्या रोल होता है, जो हमको लगता है मेडिकल लाइन में तय किया जाता है, इतना मानक होना चाहिए दवाओं का जब हम किसी को देते हैं, और किन किन कंपनियों की दवा झारखंड में सप्लाई होगी ये भी जांच होती है, ये भी कंपनियां बताती है, सरकार तय करती है कि किन किन कंपनियों का दवा हमको सूटेबल लगा, सैंपल जब जांच होती है। तो इन सब चीज़ों पर जब काम ही नहीं होता है, मैं साफ आरोप लगा रहा हूँ कि पिछले कोविड काल से अभी तक एक भी सैंपल्स का जांच नहीं हुआ, तो कितने करोड़ लोगों ने, कितने लाखों लोगों ने उन दवाओं को लिया होगा, और वो अगर नकली दवा थी तो मैंने आपने जांच किया, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्यों नहीं उस पर अभी तक एनओसी जारी की कि नहीं दवाओं में सही चीज़ है। तो मेरा साफ सवाल है कि पारदर्शिता आनी चाहिए, मेडिकल लाइन में पारदर्शिता आनी चाहिए कि जो दवा हम जनता को देते हैं या सप्लाई होती है वो किन किन कंपनियों की है, उनकी और दूसरी चीज़, अभी हमारे आज तो हड़ताल पर हैं, लेकिन ऑनलाइन दवा की जरूरत क्यों पड़ती है? जब अब जेनरिक दवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, हर गली गली में जेनरिक दवाओं की दुकानें खोल रहे हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग की क्या आवश्यकता हो सकती है? हमको नहीं लगता कि 25 से 85% आप देखिए ना दवाई दोस्तों या दवाई सहायक होते हैं, आप जो जेनरिक दवा उससे 50% डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन जनता ऑनलाइन दवा जब मंगाती है तो कहीं ना कहीं या जितने भी दुकानदार वो प्रभावित होते हैं, उनके लोग प्रभावित हैं, और सही दवा मिलती है कि नहीं ये भी जांच का विषय होना चाहिए। चलिए अब एक बार फिर कृष्णकांत जी का रुख करते हैं। कृष्णकांत जी, हम लोग जो ग्राफिक चला रहे हैं, ऑनलाइन फार्मेसी का बहुत एग्रेसिव प्लान है, अगर अभी आप लोगों को राहत नहीं मिली तो कभी राहत नहीं मिलेगी। ग्रास रूट लेवल में घुसने का प्लान है ऑनलाइन फार्मेसी का, और गांव तक अपनी पहुंच और पैड बनाने का है। तो कैसे इस लड़ाई को देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ 1 करोड़ फैमिली है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट घराने हैं, मतलब कोई मेल ही नहीं है आप लोगों की लड़ाई का। एक तरफ बड़े विशाल लोग हैं, एक तरफ आप लोग हैं जो अपनी रोजी रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं इस लड़ाई को? ऐसा मैं कहूँगा, एक ऐसा मुद्दा है इस पर जितना भी बातें की जाए कम ही नजर आएगी, क्योंकि एक छोटा सा चींटी हाथी से लड़ने के लिए अब चला है, क्योंकि कॉरपोरेट वाले के पास इतने पैसे हैं कि वो किसी भी तरह से पंप करके आपको उखाड़ के फेंक सकते हैं। हाँ, लॉस में भी दवा बेचेंगे डिस्काउंट देके। हाँ। हम लोग का जो डिमांड है ऑनलाइन बंद हो या ना हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में समानता हो जाए। हाँ। इतना काफी है हम लोग के लिए राहत, क्योंकि हमारी जो दुकानें हैं जेनरिक का एक सेगमेंट है जो बिल्कुल अलग है, जो अजय जी ने बहुत ही एलेबोरेट किया, और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत सारा मूवमेंट करके ड्रग इंस्पेक्टर एंड ड्रग कंट्रोलर के पास भी जाकर के इन्होंने अपना कंप्लेंट किया। लेकिन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को अगर इक्वल कर दिया जाए मार्जिन से, इतना में ही अपना काम चल जाएगा भैया। हमारे रिटेलर सर्वाइव कर जाएंगे, हमारे होलसेलर सर्वाइव कर जाएंगे, और हमारी व्यापार चल पड़ेगी। अच्छा कृष्णकांत जी, अभी ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस पर, तो कुछ देशों का नाम आया जैसे जापान, फ्रांस, सऊदी अरेबिया। जापान में बहुत सख्त नियम है, फ्रांस में ऑनलाइन बिक्री है लेकिन कड़ी सरकारी निगरानी के साथ। गल्फ कंट्री की अगर बात करें तो ऑनलाइन दवा बिक्री बहुत सीमित है। तो ऐसा नहीं है कि तमाम लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज़ है ना कि उसमें बहुत प्रिकॉशन और बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगा इब्राहिम जी, हमारे एक दूर गांव में, मूरी के एक सुदूर गांव में, हमारे रिलायंस का एक कंपनी का ओनर जाता है, मैं ओनर नहीं कहूँगा, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और बहुत सारे फार्मा का मेडिसिन का वो ऑर्डर ले लेते हैं और उनको एडवांस पैसा जमा करा के 30% डिस्काउंट में दे देते हैं। इसका बिल है, प्रूफ है हम लोग के पास, हम लोग उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो जो हमसे खरीद रहा था अब तक वो खरीदना बंद कर दिया। अब इस चीज का तो ऐसा निदान है जो आपके लेवल से, आपके मीडिया के लेवल से अगर सरकार तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा। हम लोग तो स्ट्राइक करके हम लोग को तो दिखाए ही है, इन लोग को बताए हैं कि भैया कॉरपोरेट जो है हम लोग को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, और कैसे बचेंगे इसका। स्ट्राइक इज नॉट ए सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो भैया इक्वलिटी कर दो ऑनलाइन ऑफलाइन में, बस इतना ही काफी है।
चलिए, कृष्णकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात की। हम नहीं आपको कह रहे कि ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं बिकनी चाहिए, सामान्य दोनों के लिए कर दीजिए कि एक नियम जो है वो ऑफलाइन के लिए भी वही होगा और ऑनलाइन के लिए भी वही होगा। और आज जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं हमारे पास, ये अनुमानित है हालांकि, कि एक दिन आज जो इन लोगों ने स्ट्राइक किया उससे 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए का आज क्षति हुई है और नुकसान हुआ है। और झारखंड में 50 से 150 करोड़ अनुमानित है ये कि 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। चलिए डॉक्टर साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, समय समाप्त हो रहा है, हम वाइंड अप कॉल आपसे चाहेंगे। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं समस्या को और क्या इसका रिजल्ट हो सकता है कि भाई जैसे कृष्णकांत जी बोल रहे हैं कि नहीं हम ऑफलाइन ऑनलाइन बंद हो जाए, इसकी डिमांड नहीं कर रहे, भाई दोनों के लिए इक्वालिटी हो जाए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्ट किया है, जैसे अपनी एपीआई सिस्टम है उसी तरह। तो उसमें जो अपने छोटे छोटे दुकानदार उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ONDC इज ऑल्सो अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द बैक अपने गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोगों ने कुछ चीज़ों की बातें की थी शुरू से अंत अगर बात करें, बहुत जैसे स्टार्टिंग में बात किया गया कि ऑनलाइन में दवा जो है सो नकली मिल सकती है, गलत दवा मिल सकती है, उसका रेगुलेशंस ठीक नहीं होता। तो उसके लिए द सिमिलर काइंड ऑफ रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर के हाथ में होता है। वो किसी के दुकान पे भी जाके, या ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कभी भी जाके छापा मार सकते हैं, कभी भी जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर उनके पास नोटिस आती है तो कर सकते। तो अगर पूरे राज्य में कहीं भी अगर कुछ गलत अगर दवा का डिस्पेंसन हो रहा है, वो किसी भी तरह का गलत दवा हो, नकली दवा हो, तो ड्रग कंट्रोलर कैन कंट्रोल इट। दे हैव फुल अथॉरिटी टू डूइंग दैट। दूसरी प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ मार्जिन की बात, तो डिजिटलाइजेशन जो होता जा रहा है तो उसमें हम लोगों को जो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन एक प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली में सॉल्यूशन है पर लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो पहले अगर उसे 2 घंटे लगते थे, घर से बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर जाके दवा लेना है, मिलेगा उस दवा दुकान में मिला कि नहीं मिला। नहीं सर, ये सब समस्याएं कि नहीं हम आपसे समाधान चाह रहे हैं, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं उसकी सत्ता है। क्या केमिस्ट जो 1 करोड़ परिवार है और इन लोगों के सामने रोजी रोजगार के अब संकट खड़ी हो गई, क्या भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी होगी? भारतीय जनता पार्टी भारत के हर एक नागरिक के साथ खड़ी है और इनके लिए जो भी एमिकेबल सॉल्यूशंस हैं उस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, डिजिटलाइजेशन के लिए काम कर रही है, ONDC नेटवर्क बनाया गया है। अगर हर एक चीज़ के लिए हम लोग अगर कॉर्पोरेट पे थोप दे तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग आज के दिन में डिजिटलाइजेशन इज ए पावर। अगर मेरे पास में केमिस्ट की दुकान है तो मुझे भी ONDC के साथ में करना चाहिए, मुझे भी ऑनलाइन जो नेटवर्किंग है उनके साथ में काम करना चाहिए। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप लोकल प्रोवाइड कर सकते हैं तो कोई भी आदमी बाहर से बॉम्बे दिल्ली से सामान नहीं मंगाना चाहता, वो अपने लोकल से ही लेना चाहता, लेकिन उसको सुविधा मिलती है इसीलिए वो वहां से लेता है। तो अगर अपने लोकल दुकानदार अगर सुविधा दे सकते हैं, सिर्फ डिजिटलाइजेशन अपना कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। पीपल डू नॉट ट्रस्ट, जो बहुत दूर है, मतलब कॉस्ट इज नॉट जस्ट ओनली क्राइटेरिया, उनको वहां पे हाथ पे फिंगर टिप पे चीजें मिलती हैं, वो कंपेयर कर पाते हैं, बाकी चीजें कर पाते हैं, उनको 4 जगह घूमना नहीं पड़ता, अपने हाथ पे सब कुछ हो जाता है। तो सॉल्यूशन इज कि हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे जो आज के में दुकानदार हैं, उनको थोड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ 1-2 कदम आगे बढ़ना होगा और सरकार भी आगे बढ़ रही है। हम समाधान की बात कर रहे हैं। खैर इस कार्यक्रम को और इस मुद्दे पर हम फॉलो अप करते रहेंगे और हम जरूर इस बात को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 1 करोड़ जो परिवार है उसके साथ केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार खड़ी है या कॉर्पोरेट घरानों के साथ खड़ी है। अजय साहब, कम शब्दों में वाइंड अप कॉल आप कर लेंगे, 30 सेकंड। मैं डॉक्टर साहब से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कृष्णकांत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मार्जिन को कर दिया। मेरा तो एक साफ कहना है कि अमेजोन हो चाहे कोई कंपनियां हो, वो झारखंड की उस दुकान को चिन्हित कर दे कि हम यहाँ से मार्केट में दवा बेचते हैं, तभी ड्रग इंस्पेक्टर उसकी दवा का जांच कर सकते हैं। और जब चिन्हित कर देते हैं तो उस दुकान को भी चिन्हित कर दिए जहाँ जाके ग्राहक डायरेक्ट भी ले सके। तब ऑनलाइन मार्केटिंग में आप जो डिस्काउंट देते दीजिए, पेमेंट हम अमेजोन के करेंगे, आप दुकान तो तय कर दीजिए। और जब सवाल है ऑनलाइन की जब बात है तो ऑनलाइन बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा तो यहाँ के नीचे तबके के लोग जो हमारे पुराने दुकानदार हैं उनको तकलीफ होगी और हिंदुस्तान की जो जनता है इन तकलीफ़ों को बार बार नहीं झेल सकती है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने बताया कि पैसे आपने एडवांस ले लिया और
हो सके एडवांस पैसा लिया, लेकिन बगल के दुकान से अगर पैसा नहीं भी है तो जब आपका सामंजस्य रहता है तो जाकर दवा का दुकान से जब दवा लेता है तो एक टैबलेट ही लेता है, लेकिन उसकी जीवन बच सकती है। चलिए अजय सिंह साहब, आप लोग बहुत मुखर हैं, एक हाँ ना में से जवाब दीजिएगा। विधानसभा का सत्र आएगा, इस मुद्दे को आप लोग 1 करोड़ परिवार के तरफ से विधानसभा में उठाएंगे? एकदम पूरी गंभीरता से उठाएंगे, हम उनके साथ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रोजगार किसी का छीने नहीं, चलिए यही रोजगार किसी का छीने, हम उनके साथ। 1 करोड़ परिवार के रिप्रेजेंटेटिव है कृष्णकांत जी, उनकी तरफ से वाइंड अप कॉल लेंगे। कृष्णकांत जी, कितना भरोसा है कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? नहीं तो या फिर ये लग रहा है आपको कि कॉर्पोरेट राज्य सरकार आपके साथ आएगी, केंद्र सरकार से आपको राहत मिलेगी, या कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके सामने आप लोग पिस जाएंगे? हम लोग जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जिस मुद्दे से आज हमने स्ट्राइक किया है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी प्रशासन है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सुनेगी और हमारे समस्या का समाधान करेगी। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, 1 करोड़ परिवार के रोजी रोजगार की बात है, इनका समाधान जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कृष्णकांत जी, आपने समय दिया। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। अजय सिंह साहब आपका शुक्रिया। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, उनका बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही।